वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? सारा कबीर आपके साथ लेक्चर 3 के साथ, बेसिक हेयर कलर कोर्स के लेक्चर 3 के साथ मैं अगेन आपके सामने हूँ। आज जो मैं बेसिक हेयर कलर कोर्स के जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगी वो है नेचुरल हमारे पास नेचुरल हेयर कलर, यानी टाइप्स ऑफ नेचुरल हेयर कलर कौन कौन से टाइप के होते हैं। इसके अलावा नेचुरल पिगमेंट्स इन हेयर, उनके ऊपर बात करूँगी। तो थोड़ा सा, और इसके अलावा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों को फिज़िकल स्ट्रक्चर बताया था कि बाल अगर आप उसको फिज़िकली देखें तो उसका जो चीज़ नज़र आती है वो कैसी होती है। फिर उसका रूट का मैंने आपको बताया, उसके पार्ट्स आपको बताया, रूट कैसे वर्क करती है, हेयर कैसे वर्क करता है, उसके 3 जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया। तो आज मैं केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आपको याद होगा मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बाल केराटिन के अलावा जिन कीमियाई अज्जा पर मुश्तमिल होता है, केमिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपको उस स्ट्रक्चर की बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिन लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है शायद वो मेरी लैंग्वेज समझ सकें, लेकिन जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी हुई है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको समझना। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये बता सकूं, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर इसलिए अहम है कि जब आप ब्लीच का प्रोसेस पढ़ेंगे, जब आप पर्मिंग का पढ़ेंगे, जब आप रिबॉन्डिंग पढ़ेंगे या स्ट्रेटनिंग पढ़ेंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत काम करेगा और आपको समझ आएगी कि जो केमिकल्स हम बालों के ऊपर लगाते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलें पहले हम करते हैं पिगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि जो नेचुरल हेयर कलर कैसे किन पिगमेंट्स पे शामिल होता है। आपको पता होगा कि मैंने आपको जब रूट का बताया था तो डर्मल पेपिला के अंदर एक मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ही बाल का कलर जो है वो मेलानिन के नाम से मैंने आपको बताया था कि मेलानिन वहाँ पे बनता है और वही इस बात का तयन करता है कि आपके बालों का कलर कैसा होगा। तो जो मेलानिन होता है वो 2 टाइप्स उसकी होती हैं। जिस मादे से बनता है उसको मेलानोसाइट्स कहते हैं। और जो मेलानिन की जो 2 किस्म में है, उसको वैसे तो 3 में करते हैं, लेकिन मैं आपको 3 के हवाले से बात नहीं करूंगी। जो बहुत कॉमन है मैं उसके हवाले से बात करूंगी कि 2 हिस्सों में उसको तकसीम किया जाता है, यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन जो होता है ये डार्कर हिस्सा होता है, एक गहरे रंग का मादा होता है, और इसको जो है ना उसको बड़ा एक आसान हिस्सा तस्वुर किया जाता है बाल के अंदर। उसको केमिकली हैंडल करना उसको बड़ा आसान तस्वुर किया जाता है। अमूमन जो हमारे एशियाई बाल होते हैं, जो कि आप ये समझ लें कि आप जापान, कोरिया, चाइना और थाईलैंड, इंडिया, इसी तरीके से बांग्लादेश, नेपाल, जो सऊदी अरब और मिडल ईस्ट का एरिया सारा आप वो ले लें, ये जितना ये पट्टी है ये सारी की सारी इस कैटेगरी में, अमूमन इस कैटेगरी में फॉल करती है। और इसमें जो है ये अब हमारा जो बालों का जो कलर होता है अमूमन डार्क होता है। क्या होता है कि ज़्यादातर ब्लैक हेयर होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं, मीडियम ब्राउन होते हैं, ये लाइट ब्राउन, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ब्राउन तक चले जाते हैं। अब ये जो यू मेलानिन है ये यानी आपके लेवल 5 से, जब हम शेड कार्ड पढ़ेंगे तो आपको लेवल्स का भी मैं बताऊंगी। तो ये लाइट ब्राउन से नीचे नीचे के जो होते हैं, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, ब्लैक या ब्लैक ब्राउन, ये इस टाइप का जो पिगमेंट होता है वो इन बालों के अंदर होता है, और वो यू मेलानिन की वजह से होता है। और ये बालों के नेचुरल कलर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको ये देखें कि जब हम बालों को ब्लीच का प्रोसेस करते हैं तो ये हिस्सा इजीली हैंडल इसलिए हो जाता है कि ये आप देखें कि बहुत जल्दी बाल ब्लैक से रेड और रेड से फिर ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी इसको आपको ब्लीच करना आसान होता है या इसको हैंडल करना आसान होता है इस यू मेलानिन को। फिर उसके बाद आ जाता है फ्यू मेलानिन। ये लाइट कलर होता है और लेवल 7 से, यानी आप मीडियम ब्लॉन्ड्स या उससे ऊपर, लाइट ब्लॉन्ड, लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, पेल ब्लॉन्ड, तो ये सारे जो ब्लॉन्ड्स हैं ये इस कैटेगरी में, फ्यू मेलानिन की कैटेगरी में आते हैं।
और ये इस कैटेगरी में जो लेवल 7 होता है यानी मीडियम ब्लॉन्ड, जब आपका बाल ऑरेंज पे आके खड़ा हो जाता है, ब्लीच का प्रोसेस करता है, ऑरेंज के उस पे आके खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे बाल के को हैंडल करना या उसको लाइटर स्टेज पे लेके जाना मुश्किल होता है। तो इसको बेसिकली कहा जाता है कि ये इसको डील करना मुश्किल है। आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि जो यू मेलानिन है ये बाहर की लेयर है, यानी पिगमेंट की बाहर की लेयर है, और जो फ्यू मेलानिन है ये अंदर होता है, येलो होता है, ये ऑरेंज होता है। तो जब आप ऊपर से डार्कर लेयर जब हटती है तो नीचे वाली जो येलो लेयर आती है, आप खुद भी जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ब्लीच का प्रोसेस किया हुआ है उनको पता है कि जो जब येलो पिगमेंट या ऑरेंज पिगमेंट आ जाती है तो उसको फिर ब्लीच करना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको सेकंड टाइम एप्लीकेशन करनी पड़ती है। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारा ब्लीच का वो टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कस करूँगी कि ये जो है ये इसको हम किन स्टेजेस पे जाके लाइटर करते हैं। अब मैं आती हूँ एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी कि जो हमारे बाल वेवी होते हैं या स्ट्रेट होते हैं या जो कर्ली होते हैं, तो ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये इस चीज़ का डिसीजन जो है ये हेयर फॉलिकल के अंदर यानी जड़ में ही हो जाता है। कैसे कि अगर मेरे वाइट बोर्ड पे इतनी स्पेस तो नहीं है, बट मेरी कोशिश होगी कि मैं क्योंकि मैंने अभी आपको ये पढ़ाना है, ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये बाल की जड़ आप समझें, और यहाँ से जो बाल की में जो आपका हेयर फॉलिकल इस शेप में होता है और यूं बाल निकलता है, उसका स्ट्रेट बाल होता है। लेकिन जो बाल थोड़ा सा यूं, तो ये वेवी निकलता है, ये वेवी होता है बाल, ठीक है, जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और जो डर्मल जो फॉलिकल बिल्कुल ऐसे करके होता है, उसका बाल कर्ली होता है, इस तरह कर्ली निकलता है। तो यहाँ पे ही यानी बाल की जड़ में ही डिसाइड हो जाता है। मैं पिक्चर भी अलग से शेयर कर दूंगी, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं पिक्चर अलग से भी शेयर कर दूंगी कि जब फॉलिकल अगर आपका फॉलिकल स्ट्रेट होगा, यानी बाल की जड़ जिस तरह फॉलिकल है वो स्ट्रेट होगी, तो आपका बाल सीधा निकलेगा। हल्का सा एंगल होगा आपका जो फॉलिकल है तो बाल वेवी होगा। और अगर आपका जो फॉलिकल है बिल्कुल स्लांट होगा, इस तरीके से तिरछा होगा, तो फिर आपका बाल कर्ली निकलेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं पिछले लेक्चर में भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस लेक्चर में कवर कर लूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास जो आपको मैंने बताया कि जो कलर है, बालों का नेचुरल कलर है, कुदरती रंग है, वो किस तरीके से बनता कैसे है। आप जब वेस्टर्न हेयर की तरफ जाएंगे, जो जिनके बालों का लेवल ही स्टार्ट नंबर 6 से होता है, यानी डार्क ब्लॉन्ड से होता है, वो और या मीडियम ब्लॉन्ड होते हैं, लाइट ब्लॉन्ड होते हैं, उनके बाल फाइन भी होते हैं। और उनके बालों को जब आप ब्लीच का प्रोसेस करते हैं तो आप उनको ऑलरेडी लाइटर लेवल पे होते हैं, तो उनको ब्लीच करना आसान होता है। लेकिन ये हम ब्लीच के चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, मैं अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर की तरफ आती हूँ। जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब फिज़िकल स्ट्रक्चर तो मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी इतना ही अहम है जितना कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर। फिज़िकल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बाल की साख्त, उसमें क्यूटिकल, मेडुला, कॉर्टेक्स के बारे में बताया, बाल की जड़ के बारे में बताया, हेयर फॉलिकल के बारे में बताया। लेकिन अब मैं आती हूँ केमिकल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि बाल केराटिन के अलावा और भी केमिकल्स के साथ मिलके बना होता है, जिससे हम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इसके अलावा सल्फ़र है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाल के अंदर मौजूद होती हैं। और ये जो जब हम किसी केमिकल अपने बालों के ऊपर लगाते हैं तो ये हम बेसिकली इन्हीं केमिकल्स को, या यही जो सल्फ़र, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ हम सारी गेम कर रहे होते हैं। अब जो बाल है वो मैंने आपको बताया कि केराटिन के साथ मिलके बना होता है। और एक जो केराटिन एक प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। आपने अमाइनो एसिड्स का नाम
अक्सर इश्तिहारों में भी सुना होगा, इसमें शामिल अमाइनो एसिड्स बालों की को चमकदार बनाते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जिन बॉन्ड्स के साथ, यानी जिस चीज़ के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पेप्टाइड बॉन्ड के हवाले से बताऊंगी क्योंकि ये बॉन्ड्स आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब आप कोई भी केमिकल प्रोसेस हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन सा केमिकल किन बॉन्ड्स को इफ़ेक्ट करके तो उनको बालों को सीधा कर रहा है या कर्ली कर रहा है या बालों को ब्लीच कर रहा है। तो ये हमें बॉन्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पेप्टाइड बॉन्ड्स के ऊपर सबसे पहले मैं आती हूँ कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये बाल के फॉलिकल के अंदर ही, जब बाल जड़ में होता है तो तब से ही बनना शुरू हो जाते हैं। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये इस शक्ल के होते हैं, ये देखिए स्पाइरल स्प्रिंग की शक्ल में होते हैं। ठीक है, यूँ मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्टेक्स के अंदर लंबे लंबे रेशे, बांध की रस्सी की तरह लंबे लंबे रेशे होते हैं, वो बेसिकली ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। और ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये दूसरा। अब इस पूरे इस चेन को या स्प्रिंग को हम हेलिक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स के अंदर एक नहीं कई 100 हेलिक्स होती हैं, मतलब ये एक हेलिक्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करते 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 जितना बाल मोटा होगा उतनी ज़्यादा हेलिक्स होंगी। और वो बाल को वो एक तरह से जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बाल की मजबूती का ज़ामिन होता है कि बाल कितना मजबूत है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये इस तरीके से स्पाइरल शक्ल में होते हैं और इन स्पाइरल शेप्स को या इस लंबी सी जो चेन होती है इसको हम हेलिक्स कहते हैं। इसके बाद मैं आऊँगी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के ऊपर। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं ये बेसिकली सल्फ़र, मैंने आपको सल्फ़र के बारे में बताया था कि सल्फ़र बाल के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोस होता है। और ये बेसिकली जब आप बाल को अगर जलाते हैं तो आपको स्मेल जो महसूस होती है, एक बड़ी तेज़ सी पंजेंट सी स्मेल महसूस होती है, वो बेसिकली सल्फ़र की होती है। और सल्फ़र आपके बाल में की जो स्ट्रेंथ है या बालों की कह लें कि किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत है, ये सल्फ़र उस चीज़ को का तयन करता है कि बालों में कितनी स्ट्रेंथ होगी। अब सल्फ़र जो है, ये सल्फ़र बॉन्ड्स कहाँ पे होते हैं? हेलिक्स जो होती है इन दोनों को जोड़ने के लिए, एक सल्फर बॉन्ड यहाँ से आता है, एक सल्फर बॉन्ड यहाँ से आता है, ये दोनों सल्फर बॉन्ड मिल के इनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं। और ये आपस में ये सल्फर बॉन्ड्स जो हैं ये कोई सी 2 हेलिक्स को जोड़ के रखते हैं, फिर इसी तरीके से तीसरी, चौथी, पांचवी यूँ सल्फर बॉन्ड्स के साथ ये टाइटली जुड़ी हुई होती हैं। जब हम बालों के ऊपर कोई भी केमिकल प्रोसेस करते हैं तो बेसिकली हम इन सल्फ़र बॉन्ड्स को पहले तोड़ते हैं, तोड़ के बाल की शक्ल चेंज करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उनको जिस शक्ल में ये ढल जाते हैं फिर उसको उसमें फ़िक्स कर देते हैं। यानी अगर हमने बाल कर्ली था, हमने ये सल्फ़र बॉन्ड्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ के बालों को स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करके तो ये सल्फ़र बॉन्ड्स की शेप स्ट्रेट सीधी हो गई, मतलब ये हेलिक्स स्ट्रेट हो गई। और फिर उसके बाद हमने बाल को ऊपर से न्यूट्रलाइज़र लगा दिया तो वो फिक्स, यानी उस शेप में फिक्स हो जाता है। तो बेसिकली जो इस बात का तयन जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड करते हैं कि आपका बाल कर्ली होगा, वेवी होगा या स्ट्रेट होगा। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह जड़ से, तो यहीं पे ये डिसीजन हो जाता है क्योंकि ये जड़ के अंदर ही बनते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और ये यहाँ पे ये जड़ फॉलिकल को बनाने में भी बिल्कुल उतना ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ख़ास तौर पे पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब मैं आती हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स उस वक्त बनते हैं जब बाल जड़ से निकल आता है, ये जड़ के अंदर नहीं बनते, ये जड़ से जब बाल निकल आता है तब ये बनते हैं। और किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को या हेयर ड्रेसर को इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम जो बाल की जो 35% मजबूती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए होती है। और आप जो आम लाइक सिंपल आयरन की या स्ट्रेटनर के साथ आपने बालों को स्ट्रेट किया या आयरन की या ब्लो ड्राई किया तो बेसिकली आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और उसके बाद आपने वो बाल आर्जी तौर पे सीधे हो जाते हैं या कर्ली हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, ये एक और चीज़ आपको बताऊं कि
35% बालों की जो मजबूती होती है इसका इन्हिसार हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे होता है, और 50% जो बालों की लचक होती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, यानी टूट भी जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग शैम्पू इस्तेमाल किया, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इस्तेमाल किए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत जल्दी टूटते हैं, और फिर उसकी वजह से आपका बाल ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, या बाल टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ सॉल्ट बॉन्ड्स की तरफ। सॉल्ट बॉन्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को आपस में जोड़ के रखने में, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को आपस में जोड़ के रखने में बड़े मददगार साबित होते हैं। और इनको यानी जो मतलब ये भी आम एक जो किसी भी स्ट्रॉन्ग शैम्पू के साथ, अगर आप जब इसको कोई स्ट्रॉन्ग शैम्पू इस्तेमाल करें तो ये मुतासर हो जाते हैं, और मतलब ये ख़त्म भी हो जाते हैं। फिर इसमें ये होता है कि आप लोगों को अपने किसी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के इस्तेमाल के साथ जब इनमें इफेक्ट इनके ऊपर असर पड़ता है, तो फिर आपको जैसे कंडीशनर्स हैं, डीप कंडीशनर्स हैं, उसके ज़रिए फिर अपने बालों को ये चीज़ें वापस पहुँचानी पड़ती हैं, ताकि आपका बाल दोबारा अच्छी कंडीशन में आ सके। फिर हमारे पास शुगर बॉन्ड्स आते हैं। शुगर बॉन्ड्स बेसिकली इनका कोई इतना इम्पॉर्टेंट या बहुत अहम रोल नहीं है कि इसको हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करें, सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि बालों में शुगर बॉन्ड्स भी मौजूद होते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको ये 5 बॉन्ड्स बताए: पेप्टाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉल्ट बॉन्ड्स और शुगर बॉन्ड्स। तो ये आई थिंक सो आज के जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको आज का लेक्चर में यहीं पे वो करूँगी, क्योंकि 2 नई चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो पिगमेंट्स के हवाले से, कि जो हम डाइज इस्तेमाल करते हैं उन पिगमेंट्स के हवाले से मैं आपके साथ बात करूँगी। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।